देखो लास्ट जो हमने चैप्टर किया वो कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जो कंप्लीट हो गया। उसी से कैरेक्टर्स की नेचर निकलते हैं, जिस चैप्टर को नेम इन्वॉल्व करते हैं हम हेरिडिटी के अंदर। एक्चुअल में हेरिडिटी में होता क्या है कि द ट्रांसफर ऑफ द कैरेक्टर्स, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स के बाद क्या करना, कैरेक्टर्स का ट्रांसफर करना, उसी को क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। द ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स के बाद नेचर में कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना, वही क्या होता है, हेरिडिटी। देखो एक्चुअल में हेरिडिटी में होता क्या है, जो हमारे जीन्स है, हमने जीन्स या फिर हमने क्रोमोसोम्स की बात की थी। हमें पता है कि हमारे पास एक ह्यूमन बीइंग्स के पास टोटल क्रोमोसोम होते हैं 46, जिसमें से 44 जो क्रोमोसोम है वो है ऑटोसोम्स, और जो 2 क्रोमोसोम्स हैं वो है सेक्स क्रोमोसोम्स। जिसके अंदर बॉयज के पास जो होते हैं क्रोमोसोम्स वो होते हैं एक्स और वाई, और जो गर्ल्स के पास जो क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं एक्स और एक्स। एक्स और वाई होने के कारण इसके बाद 2 अलग अलग क्रोमोसोम्स हैं, इसलिए बोला जाता है फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ बेबी, कि बेबी बॉय है या गर्ल है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, फादर। मदर नहीं है, क्योंकि मदर के पास तो दोनों कैरेक्टर सेम है, उसने तो अपना एक ही जीन देना है, या तो चाहे कोई भी एक्स, अगर ये एक्स चला जाए ये एक्स चला जाए। अगर फादर का पहले एक्स क्रोमोसोम उसका फ्यूज होता है तो क्या होगा, बेबी गर्ल होगी। वाई फ्यूज हो जाता है किसी भी एक्स के साथ तो क्या होगा, बेबी बॉय। ये सेक्स डिटर्मिनेशन इसी लेसन के अंदर आएगा। तो कह रहा था हेरिडिटी इज प्रेजेंट इन द सेक्स सेल्स। सेक्स सेल्स आपको पता है कि जो मेल सेक्स सेल है वो स्पर्म है, और फीमेल सेक्स सेल के हैं ओवम। इसी पे हेरिडिटी कैरेक्टर डिपेंड करते हैं। The gametes constitute the link between the generation and the next and pass on the fathers and the mothers characters on the traits of the offspring। देखो ये क्या कह रहे हैं, मदर और फादर के कैरेक्टर्स। देखो ये फादर ये मदर दोनों की जनरेशन से यहाँ एक नया ऑफस्प्रिंग्स नेचर में आया। इस ऑफस्प्रिंग्स के कैरेक्टर किससे मैच करेंगे, फादर और मदर से। क्यों, क्योंकि ये जो जेनेटिक कैरेक्टर आया है, ये जो ऑर्गेनिज्म नेचर में आया है, ये नेचर के अंदर इन दोनों से है, इसलिए डिपेंड करेगा किस पे, इन दोनों के कैरेक्टर्स पे, कि ये दोनों के कैरेक्टर जो होंगे वही जनरेशन के अंदर क्या होंगे, पास होंगे। फिर आते हैं वेरिएशन, ये एक हेरिडिटी के बारे में है। फिर आते हैं कि वेरिएशन क्या होता है। वेरिएशन में क्या होता है कि जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर हुए हैं, जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर हुए हैं, ये कहते हैं कि द डिफरेंस इन द कैरेक्टर्स अमंग द इंडिविजुअल्स, द डिफरेंस इन द कैरेक्टर्स among the individuals of the species is called the variations. For example, human height is trait which shows the variation. This is because some people are tall and some are the dwarf. या कुछ की हाइट बहुत कम होती है, कुछ की हाइट बहुत ज्यादा होती है, कुछ की हाइट मीडियम होती है। तो ये कह रहे हैं कि in most of the people the earlobe is hanging। देखो earlobe ये होता है, ठीक है, जिसके earlobe hanging होते हैं, ये होते हैं फ्री ईयरलोब, जो ईयरलोब लटक रहे हो, ईएस, ये फ्री ईयरलोब होते हैं। एक ईयरलोब बिल्कुल अटैच होते हैं, वो अटैच्ड के अंदर आते हैं, अटैच्ड ईयरलोब। तो देखो जो फ्री ईयरलोब है, वो फ्री ईयरलोब ऐसे कैरेक्टर है मदर का, और फ्री ईयरलोब जो कैरेक्टर है वो है फादर का, और जो अटैच्ड ईयरलोब जो कैरेक्टर है वो है मदर का, ठीक है। मैक्सिमम गर्ल्स के जो ईयरलोब है वो अटैच्ड होते हैं, बॉयज के ईयरलोब मैक्सिमम क्या होते हैं, फ्री होते हैं। In most of the peoples, the earlobe is hanging and it is called the free earlobe. In some peoples, the earlobe is closely attached. कुछ earlobes क्या होते हैं, closely attached होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, attached earlobes। तो the free, जो ये नेचर के अंदर क्या है, फ्री earlobe और जो attached earlobes है, ये क्या है, 2 वेरिएशंस है नेचर के अंदर ह्यूमन पॉपुलेशंस की, ठीक है। तो वेरिएशन जो है ये एक ऑर्गेनिक एवोल्यूशन है, क्योंकि जैसे जैसे वेरिएशन होगी, देखो नेचर के अंदर वेरिएशन क्यों जरूरी है, जो जैसे ये फ्री ईयरलोब्स का हो गया, कुछ के जो हेयर है, ठीक है, कुछ के हेयर ब्लेंड होते हैं, कुछ के स्ट्रेट होते हैं,
हेयर्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, ब्लंट और स्ट्रेट। कुछ के जो आईज हैं वो ब्लैक होती है, कुछ की आईज ब्राउन होती है, कुछ की आईज ब्लू होती है। ये भी एक नेचर है, ठीक है। फिर आता है अक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन। अक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन में क्या है, द सिग्निफिकेंस ऑफ द वेरिएशन शोज अप ओनली इफ इट कंटेन्स इट इनहेरिटेड बाय द ऑफस्प्रिंग फॉर द सेवरल जनरेशन। देखो एक्चुअल में होता क्या है कि ये जनरेशन है फर्स्ट जनरेशन से कैरेक्टर्स पास होते हैं नेक्स्ट में, ठीक है। इस जनरेशन के कैरेक्टर्स आएंगे नेक्स्ट में। अब ये नहीं है कि इस जनरेशन के अंदर कैरेक्टर्स सिर्फ यहीं से आ रहे हैं, क्योंकि ये जनरेशन जो है कैरेक्टर्स को लेके आ रही है, लेकिन इस जनरेशन के पास कैरेक्टर यहां से है। तो F2 जो जनरेशन है, मान लो ये F1 है, ये पेरेंट जनरेशन है, तो F2 जनरेशन के अंदर पेरेंट जनरेशन के भी क्या आ सकते हैं, कैरेक्टर्स आ सकते हैं। देखो पेरेंट जनरेशन है, ये F1 है, पेरेंट जनरेशन के कैरेक्टर्स को लेके आया, F1 जनरेशन में आए, और F1 जनरेशन से कैरेक्टर्स जा रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन में F2 में। तो ये कैरेक्टर्स यहाँ के खत्म नहीं हुए, क्योंकि यहाँ के कुछ जेनेटिक कैरेक्टर्स इसके अंदर हैं, तो यहाँ से नेक्स्ट में जाएंगे, इससे नेक्स्ट में जाएंगे, तो कैरेक्टर्स क्या होते रहते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं। The great advantage of the variation in the species is that increase the chance of its survival in the changing environment. For example, the accumulation of the heat-resistant variation in the some bacteria will ensure its survival even when the temperature in its environment less too much due to the heat waves. कहते हैं कुछ बैक्टीरिया है, जैसे अगर उनका बॉडी कैरेक्टर है, अगर उनका सर्वाइवल नेचर है कि उनको टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, तो वो सरवाइव करने के लिए टेम्परेचर कम टेम्परेचर के अंदर सरवाइव नहीं कर सकते। अगर उनका टेम्परेचर सरवाइव हो कम हो गया, अगर वो जैसे टेम्परेचर कम होगा तो वो क्या होंगे, इस नेचर के अंदर खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो वेरिएशन हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी। तो ग्रेट एडवांटेज ऑफ द वेरिएशन क्या है कि इज दैट इट इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ इट्स सर्वाइवल इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट, कि हम एनवायरनमेंट में सरवाइव कर रहे हैं। तो एनवायरनमेंट चेंज होने के साथ साथ भी हम अपने नेचर को, हमारा हैबिटेट को चेंज कर लेते हैं। जैसे सर्दी आती है तो ह्यूमन बॉडी क्या करता है, अपने को गर्म रखने के लिए कुछ कपड़ों का यूज करते हैं। तो जैसे जैसे नेचर के अंदर चेंज हुआ, वैसे वैसे ह्यूमन बॉडी, जैसे ऑर्गेनिज्म भी क्या करता है, खुद को चेंज कर लेते हैं। तो ये इसी पे डिपेंड करता है मेंडल एक्सपेरिमेंट। मेंडल एक्सपेरिमेंट था क्या, वो टोटल डिपेंड था किस पे, क्रोमोसोम्स पे। तो उससे पहले क्रोमोसोम्स करते हैं। क्रोमोसोम जो है वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, क्या एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल फॉर्म द डीएनए। जो क्रोमोसोम्स आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है सबसे पहली बात। एंड इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ द सेल फॉर्म्ड ऑफ द डीएनए व्हिच कैरीज द जीन्स। ये किसको कैरी करती है, जीन्स को, मतलब टोटल जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। टोटल जेनेटिक इंफॉर्मेशन कौन कैरी कर रहे हैं, क्रोमोसोम्स किस पे बेस्ड है, जीन्स पे। जीन है क्या, ए जीन इज द यूनिट ऑफ डीएनए। देखो डीएनए का पूरा नेम क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब जो एक जीन का टोटल कैरेक्टर है वो डिपेंड करता है किस पे, डीएनए पे। तो जीन इज द यूनिट ऑफ डीएनए, जो जीन है वो एक यूनिट है डीएनए का ऑफ द ऑन अ क्रोमोसोम which governs the synthesis of one proton and that controls a specific character of an organism. जीन्स ही क्या करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स को हमें कंफर्म करके बताते हैं। एक ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स कैसे होंगे वो डिपेंड करेगा किस पे, उसके पेरेंट्स पे, और ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कौन देगा, जीन। अब देखो मान लो एक फादर है, ठीक है, ये इसकी मदर है, इन दोनों का बेबी ये। अब मान लो इसका फादर अगर ये बोलते हैं कि इसका फादर मैं नहीं, मान लो ये फादर इसी का है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि ये मेरा बेटा नहीं है, तो इसके मैसेज कहां से मिलेगा, दोनों का जेनेटिक टेस्ट होगा, दोनों के जीन्स अगर मैच हो गए, अगर दोनों के क्रोमोसोम्स मैच हो गए, दोनों की जेनेटिक वेरिएशंस मैच हो गई, इट मींस इसका फादर यही है। तो जीन्स के मैच से, डीएनए स्ट्रक्चर से हमें पता चलता है, क्योंकि जीन क्या है, जीन इज ए यूनिट ऑफ डीएनए। दोनों फादर और उसके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, उसके जो नेचर के अंदर जो उसके चाइल्ड्स हैं, उनका हमेशा डीएनए क्या करते हैं, मैच करते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, जीन्स आर एक्चुअली यूनिट ऑफ द हेरिडिटी व्हिच ट्रांसफर द कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन। ये क्या कह रहे हैं
जीन जो जेनेटिक वेरिएशंस है, एक्चुअल उसमें है क्या कि जो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग से पास कैरेक्टर आएंगे कब? रिप्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू। कैसे? जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस था उसके अंदर एक्चुअल में क्या हो रहा है कि पेरेंट्स के सेक्स सेल से, मान लो इससे एक्स आ रहे एक तरफ से वाई आ रहा है और बेटा ये जाइगोट बन रहे हैं। अब ये जाइगोट बना क्या? इनकी सेक्स सेल से, इनके गैमेट्स से। तो इनके इसलिए कहते हैं कि द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू, इसी को क्या बोलते हैं? ये टोटल जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जीन वर्क इन द पेयर, दूसरी बात जो जीन है वो हमेशा पेयर में काम करते हैं। हमने उस दिन भी किया, जैसे 46 क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम हो या हम इसको क्या बोल सकते हैं? 23 पेयर। 44 क्रोमोसोम ऑटोसोम्स बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो 22 पेयर्स आर द ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर इज सेक्स क्रोमोसोम। क्यों? क्योंकि एक जेनेटिक वेरिएशंस है। देखो एक जीन अगर ये है तो ये फर्स्ट है तो ये सेकंड है, ये हमेशा पेयर में काम करते हैं। क्यों करते हैं? देखो जीन्स फॉर द टॉलनेस इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर टी। एक मेंडल एक्सपेरिमेंट है, तो मेंडल एक्सपेरिमेंट में देखो क्या है, मेंडल एक्सपेरिमेंट के अंदर देखो ये आगे ना दो टाइप के जीन होते हैं, एक होते हैं रिसेसिव जीन, दूसरा कौन सा होता है बताओ? डोमिनेंट जीन। एक होते हैं रिसेसिव जीन और एक होते हैं डोमिनेंट जीन। डोमिनेंट जीन कौन सा होता है? डोमिनेंट जीन में बोलते हैं कि द जीन विच डिसाइड द अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, विच डिसाइड द अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कि एक ऑर्गेनिज्म जो है दिखने में कैसा हो, डिसाइड अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, वो होते हैं डोमिनेंट जीन्स। इन द प्रेजेंस ऑफ एन अल्टरनेटिव जीन इज नोन एज द डोमिनेंट जीन एंड द जीन which can decide the appearance of an organism only in the presence of another identical gene, दूसरे आइडेंटिकल जीन की प्रेजेंस में शो करे। देखो एक तो होता है अल्टरनेट जीन की प्रेजेंस में शो करे, वो तो डोमिनेंट, और कोई भी दूसरा अपना ही जीन हो, आइडेंटिकल जीन हो, जब अपने कैरेक्टर्स को शो करता है वो होता है रिसेसिव जीन। अब देखो एक मेंडल एक्सपेरिमेंट लिया, क्या था उसने एक टोल के लिए यूज किया कैपिटल टी, एक ड्वार्फ के लिए यूज किया स्मॉल टी, ठीक है। जनरेशन बनी कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। जहां भी आप ध्यान रखना जब जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं और अगर एक आपके पास कैपिटल आ रहा है, इट मींस उसके कैरेक्टर्स कैपिटल के ही होंगे। अब ये जो प्लांट बनेगा ये क्या बनेगा? तो अब इसने क्या किया, दो ये प्लांट लिए, इनके क्रॉस करवाई थे, एक बना कैपिटल टी, ये बना स्मॉल टी, ठीक है, ये बना कैपिटल टी स्मॉल टी और ये बना कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसके अंदर ये भी टोल प्लांट है, ये भी टोल प्लांट है, ये भी टोल, और ये क्या है? ड्वार्फ। ड्वार्फ का मतलब होता है बोना, छोटा, स्मॉल हाइट, ठीक है। तो ये प्लांट्स बने। तो ये ना नेचर के अंदर इसने अलग अलग जैसे लिए लेटर टी एंड स्मॉल टी actually represents the genes which have not been discovered at the time of the Mendel contributed the experiment of the pea plant, जो कि मेंडल ने क्या किया था? पी प्लांट के एक्सपेरिमेंट के टाइम उसने सोल्व किया था। तो इसने आगे क्या किया कि जो जेनेटिक वेरिएशंस ली पी प्लांट की, उस पे पूरा एक्सपेरिमेंट किया। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक उठाई, देखो द कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच इज विजिबल इन ऑर्गेनिज्म, जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर दिखाई दे रहे हैं वो होते हैं फिनोटाइप। क्या होते हैं? फिनोटाइप। The characteristics which are visible in an organism is known as phenotype. When two parents cross to produce the progeny, देखो अभी क्या किया, फर्स्ट फिलहाल जनरेशन या फिर क्या है F1 जनरेशन, दो पेरेंट जनरेशन से, देखो पेरेंट से फर्स्ट जनरेशन का आना F1 जनरेशन के फीमेल और मेल से नेक्स्ट जनरेशन आना, या फिर F1 जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन आना, वो क्या है? F2 जनरेशन। F2 कौन सी जनरेशन लेके आएगी? F3 जनरेशन। तो जो मेंडल है, मेंडल एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट पे,
और क्या था, पी प्लांट हैड अ नंबर ऑफ क्लियर कट डिफरेंस बिटवीन वेयर द इजी टू टॉल प्लांट। एक्चुअल में वही था, उसने एक टॉल प्लांट लिया था और एक क्या लिया, ड्वार्फ प्लांट लिया। टॉल और ड्वार्फ में डिफरेंस क्या था, देखो एक टॉल प्लांट के अंदर, टॉल प्लांट के जो कैरेक्टर्स उसने माने और दो सीड्स लिए, एक रिंकल और एक राउंड। जो राउंड सीड थे, कौन से सीड थे, राउंड। जो राउंड सीड थे वो राउंड येलो थे और जो रिंकल सीड थे वो रिंकल ग्रीन, दो टाइप के सीड। प्लांट लिया एक टोल जिसको माना कैपिटल टी, और एक लिया ड्वार्फ जिसको लिया स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। ये जनरेशन ली थी, ठीक है। ये तो मेंडल ने पी प्लांट को सिलेक्ट किया। तो सबसे पहला उसने एक्सपेरिमेंट किया मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस। मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस, मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस में क्या था, ये देखो इसमें क्या किया, सिर्फ एक चेंज है क्या, कि मोनोहाइब्रिड के अंदर एक टोल प्लांट लिया, टोल प्लांट के अंदर जो कैरेक्टर्स थे वो कैपिटल टी लिया, एक ड्वार्फ प्लांट लिया स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। देखो अगर इसका ये कैपिटल टी इसके स्मॉल टी से अगर क्रॉस करते हैं, जो नई जनरेशन आई वो क्या आई, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी से अगर क्रॉस है तो स्मॉल टी एंड कैपिटल टी। इसी तरीके से ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसे ही ये कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। हमने देखा हर एक के अंदर एक टोल का कैरेक्टर आ रहे हैं, हर एक के अंदर एक टोल का कैरेक्टर आ रहे हैं, तो सारे के सारे जो प्लांट बने वो कैसे बने थे, टोल प्लांट। ये जो एक्सपेरिमेंट था ये था मोनोहाइब्रिड। कैसा था, मोनोहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड का मतलब क्या था, देखो कि सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। सिंगल पेयर एक लिया और उससे जो हमारे पास नेचर के अंदर जो नई जनरेशन आई, जो नई जब पी प्लांट टोल स्टेम एंड द मेंडल क्रॉस द प्योर ब्रीड पी प्लांट डिफर इन द दीस ट्रेट्स एंड द कैरेक्टर्स। सबसे पहले क्या किया, मेंडल फर्स्ट क्रॉस द टोल प्लांट हैविंग द कैरेक्टर्स कैपिटल टी एंड अ ड्वार्फ प्लांट हैविंग द कैरेक्टर्स स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। जब उनको क्रॉस किया, दे विल प्रोड्यूस इन द फर्स्ट जनरेशन F1 जनरेशन नो ड्वार्फ पी प्लांट आर प्रोड्यूस। देखो कोई भी ड्वार्फ प्लांट F1 जनरेशन के अंदर नहीं आया, सारे के सारे क्या आए, टोल आए। एंड वन ऑब्टेन इन द फर्स्ट जनरेशन द मेंडल concluded that the F1 generation shows only the one parent plant। सारे के सारे प्लांट पेरेंट प्लांट बने। अब उसने क्या किया, दूसरे मोनोहाइब्रिड के अंदर ही अब इनमें से कोई दो प्लांट उठाए, ठीक है, इनमें से कोई दो प्लांट उठाए तो देखो क्या बना, उसने कहा F1 जनरेशन, क्योंकि वो जनरेशन जो थी वो हमारी पेरेंट जनरेशन है। वो कौन सी जनरेशन है, पेरेंट जनरेशन। पेरेंट जनरेशन से F1 जनरेशन आई, अब F1 जनरेशन से हमारे पास कौन सी आएगी, F2। हमने क्या किया, F1 जनरेशन में से दो गैमीट उठा लिया, ठीक है। अब इसमें से एक, अगर ये कैपिटल टी इस कैपिटल टी के साथ क्रॉस करते हैं तो बनता है कैपिटल टी। अगर ये कैपिटल टी इससे करता है तो ये बनता है कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर ये स्मॉल टी अगर इस कैपिटल टी से करता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर ये इससे करता है तो स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, यही होगा ना। तो देखो ये कैरेक्टर क्या आया, टोल प्लांट। ये भी कैसा है, टोल प्लांट। ये भी क्या है, टोल प्लांट। और ये क्या है, ड्वार्फ। अब देखा कि ये पेरेंट जनरेशन थी, ये मेरे पास F1 जनरेशन है। F1 जनरेशन से जब दो गैमीट्स उठाए तो मेरे पास आई F2 जनरेशन, जिसके अंदर क्या था कि तीन टोल प्लांट बने और एक क्या बना, ड्वार्फ प्लांट बना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेडिटी छोटा सा चैप्टर है, टॉपिक सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या किया, व्हेन क्रॉस द टोल पी प्लांट ऑफ द F1 जनरेशन। टोल प्लांट तो लिए हैं लेकिन पेरेंट जनरेशन के नहीं लिए, F1 जनरेशन के लिए, then they produce the 3:1 in the new generation। 3:1 का मतलब क्या है कि देखो तीन तो टोल प्लांट है और एक क्या है, ड्वार्फ। तो रेशियो क्या बना, 3:1। क्या बना, 3:1, ठीक है। फिर देखो ये क्या कह रहे हैं कि when the Mendel called the repressed traits of the dwarfness as the recessive trait,
और जो टोलनेस जो कैरेक्टर था वो क्या था, डोमिनेंट। तो 3:1 जो था इसी को बोला गया मोनोहाइब्रिड रेशियो। अगर मोनोहाइब्रिड रेशियो पूछ ले तो भी आपने पहले पेरेंट जनरेशन को एक्सप्लेन करना है, फिर F1 जनरेशन बनानी है, F1 जनरेशन को उठाना है कोई भी दो, वहां से आपकी बनेगी F2 जनरेशन। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या थी? सबसे पहले तो उसने दो फैक्टर्स लिए, पेयर ऑफ फैक्टर, एक तो प्योर ब्रीड टॉल प्लांट लिया और एक प्योर ब्रीड ड्वार्फ प्लांट लिया, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है, फिर क्या हुआ, दोनों के बीच में क्रॉस हुआ, क्रॉस होने के बाद पेरेंटल क्रॉस जब हुआ तो आपने देखा कि सारे के सारे क्या बन रहे हैं, टॉल प्लांट। जब दूसरे फिर क्या देखा कि कोई दो टॉल प्लांट उठाए F1 जनरेशन के, देखो F1 जनरेशन के जो दो टॉल टी प्लांट उठाए हैं, इनके ये जो है ना, ये जैसे ये टी है, ये गैमेट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, गैमेट्स। इनको उठाया, क्रॉस हुआ, क्रॉस होने के बाद F2 जनरेशन आई जिसके अंदर सारे के सारे गैमेट अलग थे, टोल एंड ड्वार्फ। एक ड्वार्फ आया और एक टोल आया। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि इस तरीके से Mercy, please charge your phone. the two plants having the genotype capital T small t and one is the genotype, so the genotype ratio क्या बनेगा, कैपिटल टी एक है, कैपिटल टी कितने हैं, एक, कैपिटल टी स्मॉल टी दो है। अब गैमेट्स की बात चल रही है, गैमेट्स जीनोटाइप के अकॉर्डिंग बताना है, तो ये बना एक, ये बने दो, वो बना एक, तो जीनोटाइप के अकॉर्डिंग रेशियो क्या बना, 1:2:1। ठीक है, ये आपका क्या, मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट। ठीक है।